जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के हवाले से। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब पहुंच गए हैं और वहां पे उनकी इंतहाई आला सतह की मुलाकातें जो हैं वो उसका आगाज भी हो गया है। आर्मी चीफ के साथ DGISI जनरल फैज भी मौजूद हैं और जो पिछले दिनों खबरें आ रही थी पाक सऊदी ताल्लुकात में दरार के हवाले से, पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान से $1 अरब का अपना कर्जा वापस मांग लिया। उसके बाद जो उधार तेल डेफर पेमेंट पे पाकिस्तान को 3 साल के लिए सऊदी अरब ने देना था वो 1 साल मुकम्मल होने के बाद तजदीद नहीं हुई। और जो ये दरार है इसका जिम्मेदार करार दिया जा रहा है वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के उस बयान को कश्मीर के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा कि जी सऊदी अरब अगर अपना भरपूर किरदार अदा नहीं करेगा तो हम OIC के उन दीगर ममालिक के साथ एंगेजमेंट बढ़ा देंगे कि जो कश्मीर पे ज्यादा वोकल है। इस बयान के बाद सऊदी अरब की तरफ से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में एक खलीज जो है वो हल्की हल्की वाज़ेह होना शुरू हुई, बावजूद इसके कि पाकिस्तान और सऊदी अरब बरादर इस्लामी मुल्क हैं, कई दहाइयों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं और कई सदियों के ताल्लुकात हैं मजहब इस्लाम की बुनियाद पे और कलमे की बुनियाद पे। बहरहाल आर्मी चीफ मौजूद हैं सऊदी अरब में और वहाँ पे उनका बड़ा पुरतपाक, बड़ा गर्मजोश, बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। रियाद में उसकी फुटेज भी जो है सऊदी वज़ारत दिफा ने जारी कर दी। उम्मीद करते हैं कि आर्मी चीफ और DGISI पाकिस्तान वापस आएंगे तो पाक सऊदी ताल्लुकात में जो हल्की सी एक दरार जो खलीज आई है वो भी पुर करके वापस आएंगे। एक और बड़ी खबर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के हवाले से, कराची की सूरत हाल को लेकर खबर आई कल परसों के जी कराची की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए एक स्टेक होल्डर्स में मबनी कमेटी बना दी गई है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल है और इसमें मिलिट्री की नुमाइंदगी भी मौजूद है। बड़ी अच्छी खबर थी, बड़ी खुशाइन खबर थी। लेकिन आज सवेरे वज़ीर आला सिंध ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुराद अली शाह साहब ने, उन्होंने वाज़ेह कह दिया कि ये कमेटी कोई नहीं बनी, सिर्फ बात हुई है। साथ ही उन्होंने खबरदार कर दिया, वार्न कर दिया कि सिंध के इख्तियारात हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो 2-3 मामलात हैं, 2-3 सवालात हैं बड़े अहम के। एक तो कराची के मामलात को जब भी खुड्डे लाइन लगाना होता है तो कमेटी बना दी जाती है, कमेटी खेलना शुरू कर दिया जाता है। अच्छी बात थी, खुशाइन बात थी कि तमाम सियासी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पे आ जाते, लेकिन कराची के मसाइल का हल क्या सिर्फ कमेटी का क़याम है? अगर वाकई एक कमेटी बनने से कराची में दूध शहद की नहरें बहना शुरू हो जाती तो फिर ये कमेटी तो 20 साल पहले बन जाती, तब क्या इसमें मज़ायक़ा था? ये बड़े अहम सवालात हैं, इनको हम सामने रखेंगे। और आज की एक और बड़ी खबर नवाज शरीफ के हवाले से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, उनकी ऑब्जर्वेशन, रिटर्न ऑर्डर भी जारी हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवालात किए हैं कि नवाज शरीफ जमानत में हैं या मफरूर हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जो उन्होंने जमानत दे रखी थी उसकी मुद्दत खत्म हो गई। नवाज शरीफ बाहर कैसे गए? ECL से नाम अदालत ने तो नहीं निकाला, विफाकी काबीना ने निकाला, अदालत को बताया नहीं। नवाज शरीफ ने बाहर जाते हुए भी अदालत को नहीं बताया, वापस क्यों नहीं आ रहे वो भी अदालत को नहीं बता रहे। तो क्या नवाज शरीफ को अब वापस आना ही पड़ेगा? क्या उनकी जमानत अदालत से ही खत्म हो जाएगी? ये और इसके अलावा भी बड़े अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, उन पे हम बात करेंगे। मेरे पास बड़ा जबरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है। डिबेट को ओपन करते हैं, फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं अली नवाज अहवान साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, वहां से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद जुबैर साहब। सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, वजीर हैं सिंध में, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा वफाकी वजीर हैं अमीनुल हक भाई, वो मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। सईद गनी साहब, कराची की सिचुएशन पे पहले बात कर लेते हैं। कमेटी बनी कि नहीं बनी? कल तक तो खबरें आती रही कि कमेटी बन गई, कराची के हालात बस
आज के आज हल हुए, चुटकियों में ठीक हो गए, स्टेक होल्डर्स एक पेज पे आ गए। सबसे बड़ी बात, पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक पेज पे आ गई, लेकिन चंद मिनट में ही ये सारे का सारा झाग की तरह बैठ गया कि कमेटी बनी ही नहीं। ये क्या हुआ? नहीं, मेरा ख्याल है कि पहले तो ये देखें ना कि जाग फैलाई किसने थी। हाँ। ना तो मैंने किसी पीटीआई के लीडर का ये सुना कहीं या देखा कि उन्होंने कहा हो कि ये कमेटी हमने बना दी है, ना ही पीपल्स पार्टी के वो लोग हम जो मीटिंग में मौजूद थे उनकी तरफ से कोई ये बात आई कि कमेटी हमने बना ली है। अब अगर कोई ऐसा शख्स जो मीटिंग में मौजूद नहीं था, जिसको पता नहीं है, वो अगर आकर बाहर कोई ऐसी खबर दे दे कि जिससे अजीब सा एक माहौल बन जाए तो उसी पे सवालात, उसी पे शोर सारे शुरू हो जाए, तो उसका तो कोई हमारे पास हल नहीं है। कमेटी की तजवीज जरूर आई, लेकिन कमेटी बनी नहीं है, और उस कमेटी के क्या क्या काम हो सकते हैं उस पर सरसरी सी बातचीत हुई, और ये हुआ कि अगली जब मीटिंग हम करेंगे आपस में तो उसमें सारी चीजें तय कर लेंगे, उसके बाद हम मीडिया से भी बात कर लेंगे। ये भी तय हुआ था कि अगली मीटिंग के बाद मीडिया से भी शेयर कर देंगे क्या क्या चीजें हमने आपस में तय की हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो शायद जहाँ रुके हुए थे उससे ही बातें बहुत आगे चली गई, और अननेसेसरीली इस किस्म की चीजें बाहर आ गई, जिससे एक अजीब सा तासुर फैला कि शायद एक कमेटी बना दी गई है जो पूरे सूबे को चलाएगी। तो ये ज़ाहिर है कि इस तासुर को जाहिर करना बड़ा जरूरी था, और ये बात मीटिंग में भी तय हुई थी कि फेडरल गवर्नमेंट के अपने इख्तियारात हैं, ये कमेटी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? देखिए, जो चीजें डिस्कस हो रही थी ना उस हवाले से तो ठीक है, बननी चाहिए, ठीक है, लेकिन उस कमेटी ने क्या करना है ये भी जरा सुन लीजिए। कमेटी इसलिए बननी चाहिए कि कराची शहर में, अगर हम बात कराची की करें सिर्फ, तो सूबाई हुकूमत के अलावा अगर केएमसी की भी जो केएमसी का जो किरदार है या जो उसके पास लैंड ओनिंग है, उससे हटके भी फेडरल एजेंसीज बहुत सारी हैं, जिसमें कैंटोनमेंट्स हैं, सिविल एविएशन है, केपीटी है, रेलवे है, और बहुत सारे इदारे हैं जो कराची में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब भी केएमसी काम कर रही हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई काम कर रही हो, तो अगर उन इलाकों का, इन एजेंसीज का कोई इलाका उसमें आ जाए तो उसकी वजह से मसाइल और मुश्किलात पेश आती हैं, उनको हल करना ज़रूरी है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी अप्रूवल जो है वो CDWP से होती है, और बाद मंसूबों की अप्रूवल एक्नेक से होती है। वहाँ हमारे मंसूबे कई कई महीनों तक पड़े रहते हैं, उनको फौरी तौर पर हल करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट की ज़रूरत है। इसी तरह अगर फेडरल गवर्नमेंट भी मंसूबे शुरू करती है सूबा सिंध के अंदर, तो उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन और मदद की ज़रूरत होती है। ग्रीन लाइन जब PMLN के दौर में शुरू हुआ तो उसमें प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं हुई, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर भी फ्लॉज नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बारिशों में मसाइल पैदा हुए। तो इन तमाम जो बॉटलनेक्स क्रिएट होते हैं, जो मसाइल पैदा होते हैं, जो मुश्किलात आती हैं, रुकावटें आती हैं, उनको दूर करने के लिए तजवीज़ किया गया कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक बेहतर फैसिलिटेशन के लिए या जो बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए आप इसको कोऑर्डिनेशन कमेटी का नाम दे सकते हैं। मेरे नजदीक इस कमेटी के बनाने की, खनी साहब, मैं समझती हूँ कि कराची के लिए कोई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर विफाक और सूबे के दरमियान कोई मिसकम्युनिकेशन है, कोई गैप लाइंस हैं, कोई फॉल्ट लाइंस हैं, तो एक फोकल पॉइंट, कोई फोकल एरिया, कोई फोकल ऑफिस डिटर्मिन कर देना चाहिए था कि जी यहाँ पे सेंट्रल कमेटी हुकूमतों के दरमियान ही है। ये मैं वाज़ेह कर दूं, ये कमेटी वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान है, सियासी जमातों के दरमियान नहीं है। लेकिन इसके नुमाइंदा तो सियासी जमातें हैं ना। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जरा बात करते हैं। देखिए, कैबिनेट फेडरल कैबिनेट से हैं, प्रोविंशियल कैबिनेट से लोग हैं, तो हुकूमतों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सईद हनी साहब, मुझे जरा अमीनुल हक भाई से बात करने दें, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि ये कमेटी सिर्फ कराची की सफाई करेगी। अमीन भाई, ये सिर्फ कराची की ये झाड़ू पकड़ने वाली कमेटी है सिर्फ, क्या कि सिर्फ कराची की सफाई एक बड़ा मसला? देखिए, मैं समझता हूं कि जो कमेटी बनाने का ऐलान हुआ वो मेरा ख्याल है कल दोपहर में सिंध हुकूमत के जो तर्जुमान है मुर्तज़ा वहाब साहब ने गालिबन दोपहर में इस न्यूज़ को ब्रेक किया, और उसके बाद तमाम TV चैनल पे नाम और तस्वीरें चलना शुरू हो गई। लेकिन मेरा हाल है कि रात के 8 बजे MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने वादा तौर पे कहा, जो मेरे भाई ये अपना सैयद गनी कह रहे हैं, बिल्कुल इसी अंदाज से कहा कि ये कोई गैर मामूली किस्म की मीटिंगें नहीं थी और इसमें कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। बिल्कुल हमने इस बात को अवाम के सामने रखा भी, और ये बात भी मैं सैयद गनी के साहब की बात को बिल्कुल आगे बढ़ाऊंगा कि यस,
یہ جو ہے کسی پارٹی کے درمیان نہیں بلکہ وفاق اور صوبائی حکومتوں کے درمیان ایک معاملہ تھا. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ کراچی کے مسائل تو اپنی جگہ پہ غریبہ موجود ہے. بالکل کراچی کا انفراسٹرکچر تباہی بربادی کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے اور یہ کمیٹی بنانے سے حل نہیں ہو سکتا معاملہ. امین بھائی بالکل میں آپ کے 100% اتفاق کرتا ہوں. اس میں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک حدیث ہے کہ انما اعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم وفاقی حکومت بھی صوبائی حکومت بھی اور اگر تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ اب تو موجود نہیں ہوگی 10 دن کے بعد، اگر یہ متفقہ طور پہ کراچی کو مسائل کو حل کرنے کے لیے جسے کہتے ہیں کہ نیک جذبے کے ساتھ شریک عمل ہو جائے تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. لیکن الٹیمیٹلی اس کی زیادہ تر ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ صوبائی حکومت کی. کیوں؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ جو وہ چیف ایگزیکٹو ہے. اب پرابلم کیا؟ پرابلم صرف یہ نہیں ہے کہ مسائل ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، ہیلتھ کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، کوڑا کرکٹ کا مسئلہ ہے، KCR کا مسئلہ ہے، گرین لائن کا مسئلہ ہے. مطلب کراچی کے عوام تو پانی کے بوند بوند کو ترستے ہیں. ٹرانسپورٹ میں آج 21ویں صدی میں رہ کر 18ویں صدی کی ہم چنچی رکشہ استعمال کرتے ہیں. ٹرانسپورٹ کے علاوہ تمام چیزوں پہ ہم نہ ہونے کے برابر ہے. اب ہمیں کرنا کیا؟ ہمیں اس سسٹم کی بات کرنا چاہیے جو 2013 میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں تبدیلی لائے گی. اور تبدیلی کیا لائے گی کہ وہ تمام اختیارات جو اس وقت کے منتخب میئر کے پاس تھے. میں صرف میئر کی جب بات کرتا ہوں تو میرے ذہن میں لاڑکانہ کا میئر بھی ہوتا ہے، میرے ذہن میں کراچی کا میئر بھی ہوتا ہے اور سکر کا میئر بھی ہوتا ہے. یعنی کہ ہم تعصب کی بات نہیں کرتے بلکہ ہم بات کرتے 2013 کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں. اس میں اگر تبدیلی لائی جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سید غنی نے اکثر یہ بات کہی بھی ہے کہ یس حقیقتاً پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاور اگر منتخب بلدیاتی نمائندوں کو منتقل کر دیے جائیں اور وہ تمام ادارے جو 2013 میں جیسے کہتے ہیں بلدیہ سے چھین کر کے صوبائی حکومت نے اپنے پاس رکھ لیے، وہ ان کو اگر دے دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے نہ ہمیں پانی کا پرابلم ہوگا، نہ ٹرانسپورٹ کا مسائل جنم لیں گے اور نہ ہمیں NDMA کو بلانے کی ضرورت پڑے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیت کو صحیح رکھا جائے، کراچی کو اون کیا جائے، کراچی کے ساتھ سوتیلا پن نہ رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسائل حل کی طرف جا سکتے ہیں. یہ چیزیں، یہ باتیں ہم بہت عرصے سے سید غنی صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں، ذرا باقی پارٹیسپینٹس کو میں ڈیبیٹ میں شامل کر لوں، پھر آپ کی طرف تفصیل سے آؤں گی. محمد زبیر صاحب، آپ سندھ کے سابق گورنر رہے ہیں، آپ کے دور میں بھی یہی مسائل رہے، اس سے پہلے بھی یہی مسائل رہے، اس کے بعد بھی یہی مسائل ہیں. کراچی کے ساتھ تو لگتا ہے کہ یہ سوتیلا سلوک، یہ ظلم کا رویہ یہ چلتا ہی رہے گا. لاسٹ میں علی نواز اعوان صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، پہلے ساری اپوزیشن پارٹیز کو آپ کی طرف سے سن لوں. محمد زبیر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے خبر آئی کہ جی وفاق آپشنز پہ غور کر رہا ہے، پھر وفاق نے یو ٹرن لے لیا کہ نہیں جی ہم ایسا کوئی آپشن پہ غور نہیں کر رہے، ہم ساتھ مل کے چلیں گے. کل کمیٹی کی خبر آ گئی، آج اس سے بھی یو ٹرن ہو گیا کہ جی کمیٹی بنی نہیں، صرف بات چیت ہو رہی ہے. میرا خیال ہے غریزہ سب سے ریلیونٹ جو لوگ ہیں جو سوال آپ نے کیا ہے وہ سعید غنی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے، وہ ان کی بات سن لیں تو بیکاز دیٹ از امپورٹنٹ. آپ کے پروگرام کا تو مجھے پتہ ہے سیکوینس کیا ہوتا ہے، بٹ آئی تھنک اگر ہم انفارمیشن کے طور پر میری اس میں بھی اضافہ ہوگا پھر میں جواب آپ کی انپٹ لینا، لیکن اگر آپ اپنا ٹائم دینا نہیں دیکھیں وہ بار بار سعید غنی صاحب کو دینا چاہتے ہیں اگر تو موسٹ ویلکم. ہاں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے سعید غنی صاحب. میں بات کر دوں، دیکھیے میں صرف ایک کریکشن کر دوں کہ جو امین بھائی کہہ رہے تھے، ہم نے کوئی بھی اختیار میئر کا صوبائی حکومت نے نہیں لیا. فرق صرف اتنا ہے کہ دیتے نہیں ہے نا میئر کو، یہی تو آپ سے شکوہ رہا. آج وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ہم اختیارات کسی سے شیئر نہیں کریں گے. اختیارات تو پہلے ہی شیئر نہیں کر رہے آپ لوگ. نہیں میری ایک گزارش سنیں نا، لوکل گورنمنٹ پہ میں بڑی بات تو نہیں کرتا ہوں لیکن میرا خیال ہے مجھے بہت کچھ پتا ہے. میں نے سارے قانون بھی پڑھے، میں اس کا حصہ بھی رہا ہوں، تو مجھے پتا ہے ہم نے کیا اختیار لے لیا کیا نہیں لیا ہے. تو یہ 2001 کا قانون اس وقت کسی صوبے میں نافذ نہیں ہے، کسی صوبے میں صرف الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹو نہیں ہے، صرف صوبہ سندھ کے اندر ہے. 2001 کا قانون سب سے ختم کر چکے ہیں، پورے پاکستان سے ختم ہو گیا ہے. تو 2013 کا قانون جو ہے وہ 1979 کے قانون سے نکلا ہے. ہم نے میئر کے کوئی اختیارات صوبائی حکومت نے نہیں لیے ہیں، سب کے سب لوکل گورنمنٹ کے پاس ہیں. میئر اکیلا لوکل گورنمنٹ نہیں ہے، DMC کے چیئرمین بھی لوکل گورنمنٹ ہے، UCC کے چیئرمین بھی لوکل گورنمنٹ ہے، ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین بھی لوکل گورنمنٹ ہے. اس کے بہت سارے حصے ہوتے ہیں، وہ سارے ملا کے دیکھنے چاہیے. سر کراچی کے مسئلے کے دو بڑے آسان حل ہیں، ایک تو متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی اگر آپس میں واقعی مل کے بیٹھ جائیں خلوص کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ. نمبر 2، کراچی کو جو تقسیم کیا گیا ہے مختلف حصوں میں، وہ تقسیم اگر ختم ہو جائے، آپ سینٹرلائز سسٹم کر دیں تو کراچی کے مسائل بڑے حل ہو سکتے ہیں. علی نواز اعوان، کیا تقسیم کیا ہے؟ علی نواز اعوان صاحب، بھارت کے پاس آخر فارمولہ کیا ہے کراچی کو ٹھیک کرنے کا، یا آپ تامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ایک دن ایک بیان، دوسرے دن دوسرا بیان؟
अच्छा जुबैर भाई मेरे बड़े भाई हैं, पर इन्होंने ना पैरवी की ख्वाजा आसिफ की तो असेंबली में, अगर यू रिमेंबर लास्ट टाइम तो उन्होंने ना कराची हमारा प्रॉब्लम नहीं है, तो आज जुबैर भाई ने कहा कराची हमारा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बात करने का मकसद है कि एक देखिए मसाइल हैं, पॉलिटिक्स क्यों करते हैं यार? गनी साहब ने जिनकी तरफ इशारा किया अली, अच्छा अब वैसे यार मैंने प्लीज यार लेट मी करेक्ट, नो नो नो, आई विल इंटरजेक्ट प्लीज फरीदा। मैंने तो ये कहा कि वो कुछ यार एक सेकंड मैं यार, एक तो पीटीआई वालों के साथ तो बात कुछ हो ही नहीं सकती है, मतलब आई थिंक वी कांट इवन टॉक नॉर्मल। मैंने एक डिसेंट बात की कि यार अली मेरी आप बात सुन लें, अली अब मेरी बात सुन लें यार। आई टेल यू, अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं चुप हो जाता हूँ, या मुझे एक बात करने दें, क्लैरिफिकेशन कर। फिर बोल लीजिएगा ना, आप मेरी बात कंप्लीट होने से फिर बात कर लीजिएगा, मैं नहीं बोलूँगा बीच में। ठीक जी अली नवाज साहब, थैंक यू, आप कर लें, फिर मैं जुबैर साहब के पास जाती हूँ। जी बिल्कुल जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए मसाइल, देखिए हमने पहले बेस लाइन देखी, मसाइल हैं बहुत शदीद है। क्या कराची के पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है? मास ट्रांजिट सिस्टम है? नहीं है। क्या के पास पानी है? नहीं है। क्या कराची के पास ये पूरे, मैं इसमें किसी पार्टी लाइन्स पे नहीं जा रहा, इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है? नहीं है। कराची के पास कचरा उठाने का जो निज़ाम है, जो इदारे हैं, क्या वो परफॉर्म कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कराची मिनी पाकिस्तान है, 2.5 करोड़ आवाम रहती है कराची के। सईद गनी साहब से मैं एग्री करता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जो ओवरलैप्ड है, मतलब जो उन्होंने खुद भी जिसकी तरफ निशानदेही की, एक आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, एक केएमसी है, एक आपके सिविल एविएशन अथॉरिटीज हैं, एक आपकी हाउसिंग अथॉरिटीज हैं, सेवरल मास्टर प्लान्स हैं जिसके ऊपर काम होना है। हम अगर इस बहस में चले गए, फिंगर पॉइंटिंग की तरफ चले गए, तो चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। अब फेडरल गवर्नमेंट के पास फॉर्मूला क्या था आपका, और बीच में अदालतों के डिसीजन भी आ रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट के कहने पे एटीएमए वहां गया, उन्होंने साथ बैठे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के केएमसी के साथ, 3 बड़े नाले उन्होंने लिए, कोर्ट बीच में आई। एनडीएमए के चेयरमैन ने भी कह दिया ना कि सिंध गवर्नमेंट को काम करने दें। अच्छा सुनते जाए ना, आप मेरी बात गरीदा सर सुन लीजिएगा, फिर आप बात कर लीजिएगा कि सारे के सारे नाले आपने साफ करने हैं, एफडब्ल्यूओ के रोड को। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये ढूंढा गया कि एक कमेटी बनाई जाए, और उसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला आपके सामने एनसीओसी का फॉर्मूला था, आपके सामने उसको असद उमर साहब उसकी सरबराही कर रहे थे, मुराद आपके प्रोविंशियल सेक्रेटरीज उसको जवाब दे थे, ऊपर एक ईसीसी थी, चीफ मिनिस्टर्स उस प्लेटफॉर्म पे आते थे, डिसीजंस होते थे, इंप्लीमेंट होते थे, सबकी बात सुनी जाती थी, ग्राउंड रियलिटी देखी जाती थी, हर जगह का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आया था, कंसेंसस के साथ डिसीजन होता था, और बहुत अच्छी तरह आज हम कोरोना से निकल गए। ये क्रेडिट जाता है हम सबको, ये सबको क्रेडिट जाता है हम लोगों को। तो उसी तरह का एक फॉर्मूला ये अपनाया गया। अगर देखें, अब आपने कराची के मास्टर प्लान को ठीक करना है कि नहीं करना, कराची को ग्रीन लाइन को ठीक करना है और उसको चलाना है कि नहीं चलाना, आपने K4 को चलाना है कि नहीं चलाना, कराची के पानी के मसाइल को हल करना है कि नहीं करना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देना है कि नहीं देना, जो उनकी ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन वगैरह रुकी हुई उसको तो अगर सारी इस कॉम्बिनेशन के साथ सब उसका हिस्सा बने, फौरन फैसले हों और कराची की आवाम को रिलीफ मिले, तो उसमें गलत क्या है? बहुत अच्छी बात कर रहे हैं अली नवाज अवान साहब, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बट होता क्या है कि जब सियासत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी कहीं ना कहीं आ जाती है, जब आपस में झगड़े, आपस में सियासी झगड़े, सियासी खींचातानी शुरू हो जाती है, तो फिर आप कराची के लिए इकट्ठे नहीं बैठ सकते। सर यही सबसे बड़ा मसला है, कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए इकट्ठे बैठ जाए, एक दिन में मसले हल हो सकते हैं। मैं ये भी करूंगा, इसमें मीडिया के बंदों को भी कहूंगा कि शमूलियत इनको। अब मसाइल आएंगे गरीदा, मीडिया को इससे दूर रखें सर, मीडिया को इससे दूर रखें, ये हुकूमतों के करने के काम है, मीडिया को इससे दूर रखें। मुझे एक ब्रेक लेने दें, एक ब्रेक लेते हैं। अली नवाज साहब एक ब्रेक छोटी सी ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कराची पे मजीद बात करेंगे, मोहम्मद जुबैर साहब से जवाब लेंगे, सईद गनी साहब, अमीनुल हक भाई मेरे साथ मौजूद हैं, अली नवाज अवान साहब। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम डिबेट कर रहे हैं कराची की सूरत हाल पे। मोहम्मद जुबैर साहब, आपके नजदीक कराची को ठीक करने का फॉर्मूला क्या है? कमेटी इसका हल है? देखिए, एक तो मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं, और ये मैं आई एम सो मतलब अनफॉर्चुनेट कि पीटीआई यूजेस एवरी प्लेटफॉर्म। सईद गनी और अमीनुल हक उधर बातचीत में मौजूद थे,
सईद गनी वांटेड टू क्लैरिफाई अ पॉइंट एंड आई सेड अवाम अगर ये डिबेट देख रहे हैं तो इट इज बेटर कि सईद गनी वो पॉइंट जो आप ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं और अली नवाज तो उसमें थे भी नहीं, अली नवाज की तो पार्टी थी, मैं तो हमारी तो पार्टी भी नहीं थी, सो आई जस्ट सेड कि सईद गनी साहब को कंप्लीट करने दें, कोई क्लैरिफाई करने दें। इन्होंने कहा कराची से हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, और मैं उनके लिए बता दूं कि कराची के एक एमएनए ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर अभी रिसेंटली कहा था कि उमर अयूब ने ये कहा है कि कराची हमारा प्रॉब्लम नहीं है, तो असेंबली में तकरीर के दौरान कहा था। तो वो पता नहीं हर चीज में पॉलिटिक्स हमें नहीं करनी चाहिए, एक हेल्दी डिबेट अवाम कई दफा सुनना चाहते हैं। कराची का हल देखें, पहली बात तो ये है कि कमेटी से कराची का हल बिल्कुल भी नहीं निकल सकता अगर हम ये दे रहे हैं। पाकिस्तान का एक दस्तूर है, उस दस्तूर में तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड हैं, और उन्हीं के तहत अवाम जब इलेक्ट करते हैं, अवाम ने सिंध में पीपल्स पार्टी को इलेक्ट किया है, और इसी तरह से मेयर कराची हैं जो एमकेएम को रिप्रेजेंट करते हैं, अब तो टर्म खत्म हो रही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फिर फेडरल हुकूमत पीटीआई के पास है, और पीटीआई आपको याद होगा कि सितंबर 2018 में, और अमीनुल हक उसका जवाब जरूर दें, 2018 सितंबर में इमरान खान जब पहली दफा यहाँ आए थे तो उन्होंने 162 बिलियन रुपए के फंड का ऐलान किया था। नथिंग कैन बी डन विदाउट फाइनेंशियल असिस्टेंस, पहली बात तो ये है। जब हम कहते हैं ना 1 मिनट में हल निकल आएगा, 1 मिनट में हल के लिए एक तो बहुत सी चीजें, इंटेलिजेंस भी चाहिए होता है, कॉम्पिटेंस भी चाहिए होता है, प्रोफेशनलिज्म भी चाहिए होता है, और सबसे बढ़ के फाइनेंशियल असिस्टेंस भी चाहिए होती है। सो जो फेडरल हुकूमत ने 162 बिलियन का ऐलान किया था, 2 साल उसको हो गए, और वो तो जाहिर है वो फिस्कल ईयर भी खत्म हो गया, वो जो फंड ऐलान भी किया था वो भी चला गया, उसके अगला फिस्कल ईयर भी खत्म हो गया, तो 2 फिस्कल ईयर्स खत्म हो गए। तो जब तक एक फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है एनडीएम में आके कुछ नाले साफ कर देगी या कुछ। आपकी गवर्नमेंट ने भी, फेडरल गवर्नमेंट ने भी एक दफा 200 अरब अमीन भाई ऐलान किया था, नवाज शरीफ साहब ने, अगली बार 200 अरब नहीं किया था, बट वो ऐलानात ही रह गए। नहीं खरीदा आप कब से पीटीआई में आ गई हैं जी, इतनी लंबी नहीं ऐसे मैं आपको फैक्चुअल बात बता रही हूँ भाई, आप बताएं। मुझे क्या बता रहे हैं, एक सेकंड, एक मैं बता देता हूं। अली नवाज अवान जब भी मेरे साथ होते हैं कोई ना कोई नून वाला मुझे पीटीआई के साथ मिला देता है। अली नवाज अवान साहब नहीं, आपने, मैं अली नवाज ना भी होते तो मैं यही कहता। पहली बात यह, हमने 3 प्रोजेक्ट फेडरली फंडेड यहाँ शुरू किए थे। एक K4 का मंसूबा पानी का, और उसमें 50% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईस्ट साइड प्रोविंशियल और फेडरल हुकूमत। दूसरा हमने शुरू किया था ग्रीन लाइन का, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम फेडरल हुकूमत ने करना था, और जो उसको ऑपरेट करना था वो प्रोविंशियल हुकूमत ने करना था। और तीसरा हमने किया था लियारी एक्सप्रेसवे का, जो एक अमीन भाई बता देते हैं ना कि नवाज शरीफ दौर में कितने पैसे मिले। आप प्रोग्राम ना चिमकाए, मेरे कंप्लीट करने दे प्लीज। आपने 200 बिलियन का एक कहा था, मैं उसको क्लैरिफाई कर, वो टोटल बनता है 50। एक सेकंड यार, आप मुझे मौका ना दीजिएगा, बेशक 50 बिलियन इन 3 प्रोजेक्ट्स का फेडरल गवर्नमेंट से बनता है, 50 बिलियन। तो उसमें से ग्रीन लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ था, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके बाद फेडरल हुकूमत पीटीआई के पास आ गई थी। K4 का हमने 50% था, वो कॉस्ट एस्केलेट होगी। लियारी एक्सप्रेस वे का जो एक पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया था, वही किया था। उसके बाद एक शाहिद खाकान अब्बासी ने 25 बिलियन का किया था अनाउंस सितंबर या अक्टूबर 2017 में, जो हम नहीं दे सके थे। दैट इज द फैक्चुअल पोजीशन। आपकी बात मुकम्मल हो गई जुबैर साहब। अमीन भाई आपकी इजाजत से अली नवाज मेरा ख्याल है कोई एक जुमला कहना चाहते हैं। अली नवाज साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं अमीन भाई का जवाब दूंगा। मैं फिर जान के मान पाऊँ, जुबैर भाई बड़े भाई हैं, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ का जुमला उन्होंने बेचारे उमर अयूब के ऊपर फोन दिया। ख्वाजा आसिफ की स्पीच है, उन्होंने कहा कराची इज नॉट आवर प्रॉब्लम। मैं तो ये बात कर रहा था। अली नवाज साहब हम उससे आगे बढ़ गए ना, हम उससे आगे बढ़ गए। अमीन भाई ये बात बहुत सारी बातें जो उन्होंने कही थी कि पनामा 10 दिन में खत्म होगा, नहीं कहा था जी उन्होंने, जुबैर भाई नहीं कहा था। रिकॉर्ड भी गलत है, मैं नहीं करता उस पर बात हल की तरफ जानी चाहिए। गरीदा जो मैं बात आखिर में कर रहा था, देखिए कराची एक प्रॉब्लम है, और देखिए कराची को अगर हल करने के लिए 3 मेन सियासी स्टेक होल्डर्स हैं कराची के, इट इज पीपल्स पार्टी, तहरीक-ए-इंसाफ एंड एमक्यूएम, और उसके बाद मुख्तलिफ इदारे हैं, जैसे आप देखें मैरीटाइम है, जैसे पोर्ट एंड शिपिंग है, जैसे सिविल एविएशन है, आपकी DHA है, आपके मास्टर प्लान, बीसीओ मास्टर प्लान है, जो आप बता रहे हैं कि पिछले 10 साल में ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, आपका K4 मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, आपके जो डेवलपमेंट प्रोग्राम जो मुकम्मल नहीं हो रहे, मसाइल आ रहे हैं, तो उसको हल करना है ना।
तो एनसीओसी की एक फॉर्मूला अपनाया गया और कामयाबी से पूरी दुनिया में साबित हुआ। अली नवाज साहब, यही मैं कह रही हूँ कि आप एक सेंट्रलाइज्ड कोई ऑफिस बना लें, कोई सेंट्रलाइज्ड इदारा बना लें कि जहाँ पे तमाम मिलके, जहाँ पे MQM भी, मेयर कराची भी, सिंध गवर्नमेंट भी, फेडरल गवर्नमेंट भी, सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर वहाँ पे वो फोकल पॉइंट हो आपका। अमीन भाई कुछ कहना अली नवाज साहब, अमीन भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ज़ुबैर भाई ये बात कर रहे हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ग्रीन लाइन का मंसूबे की संगी बुनियाद उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने कराची में रखी थी। इट वॉज अ गुड स्टार्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ नहीं पाई। और अब ये बात भी मेरा ख्याल है ज़ुबैर भाई तस्लीम कर रहे हैं कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने जो कराची पैकेज का ऐलान किया था वो भी हमें नहीं मिला। यही तो मैं बात कर रही थी ज़ुबैर साहब। अच्छा, अब दो चीजें मैं 25 बिलियन में अमाउंट पर आपको चैलेंज कर रहा था। ज़ुबैर भाई मैं मुकम्मल कर लूँ फिर आपको चलेगा, ठीक है। अब मसला बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त है कि वफाकी हुकूमत जो उसकी अपनी जिम्मेदारी नहीं भी है वो भी कराची के हवाले से करने के लिए तैयार है। अब उसकी मिसाल क्या है? अब क्या मुझे बताएं, पानी के देने की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की बनती है, लेकिन इसके बावजूद वफाकी हुकूमत 50% शेयर K4 का शेयर करने के लिए तैयार है। और जब पहली दफ़ा 26 अरब रुपए का जो उसका कॉस्टिंग आ रही थी, मेरा ख्याल है 12 या 12.5 अरब रुपए वफाकी हुकूमत दे चुकी है। इसके साथ साथ अभी मेरा ख्याल है कि आज से 2 या 3 महीना पहले SIDCL के जरिए वफाकी हुकूमत के जरिए कराची में 3 बड़े फ्लाईओवर का संग बुनियाद रख दिया गया, यानी संग बुनियाद नहीं बल्कि ओपनिंग कर दी गई। ये भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को हमने पूरा जिसे कहते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल से फ्री कर दिया है, तो ये भी एक बड़ी कामयाबी थी। लेकिन साथ साथ क्या था कि हमारी ख्वाहिश क्या थी कि सिंध की सूबाई हुकूमत जो है, जो कराची के मसाले उस पर अमल करे, वो ना करने के बिना पे हमने वफाकी हुकूमत से रजू किया। और वफाकी हुकूमत ने इस PSDP के अंदर, अगर आप PSDP 2020-21 उठाएंगे और उसका सिफा नंबर 5 और 6 देखेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पेज नंबर 5 और 6 देखेंगे तो उसके अंदर मौजूद है कि बहालत मजबूरी वफाकी हुकूमत ने क्या कहा है कि कराची की रोड, सेवरेज और पानी के निज़ाम को बेहतर करने के लिए कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट मलिर के नाम से पैसे रखे गए। और न सिर्फ ये बल्कि हैदराबाद के लतीफाबाद का नियम रखा गया कि सेवरेज और पानी के निज़ाम बेहतरी के लिए, लेकिन कहती है ना कि विफाक से ये पैसे मिलते ही नहीं है। नहीं, ये PSDP में मौजूद है ना, ये पैसे बिल्कुल मिलेंगे, ये पैसे बिल्कुल ऑन प्रोसेस में है और हम इसे सख्ती के साथ फॉलो कर रहे हैं। मैं समझते हैं तमाम पैसे मिलेंगे। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए मेरा ख्याल है 60 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसी तरह गिरिज लाइन मंसूबे के लिए एक तवील अरसे के बाद एक बड़ा अमाउंट, यानी कि तकरीबन एक तरफ 8 अरब और एक तरफ 3 अरब, यानी कि तकरीबन 11 बिलियन रुपये रखे गए हैं। और हमारी ख्वाहिश क्या होगी कि यस, हम जो जिसके संग बुनियाद ज़ुबैर भाई ने रखी थी और हम उसे हर सूरत में अगले 1 साल के अंदर मुकम्मल कर लें। इसी तरह जो बात मेरा ख्याल है कि अली नवाज ऐवान ने भी की, सईद भाई ने भी की कि कराची में कंटेनमेंट बोर्ड है, KPT है, वफाकी इदारे, लेकिन वफाकी इदारे के साथ साथ सईद भाई आपके यकीनन इल्म में कि सूबाई इदारे भी हैं, KDA भी मौजूद है, LDA भी मौजूद है, MDA भी मौजूद है, और इसी तरीके से अपना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी मौजूद है और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी मौजूद है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर यहाँ वफाक से निकाला जाए तो सूबाई से भी, हुकूमतों से भी निकाला जाए और ये तमाम चीज़ें अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द मेयर होना चाहिए ताकि निज़ाम का एक सिस्टम और सिस्टम के साथ का जवाब लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक अ वेरी क्विक ब्रेक। उसके बाद जो अमीन भाई ने पॉइंट्स रेज किए हैं, सईद गनी साहब से इसका जवाब लेते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सईद गनी साहब, अमीन भाई बात कर रहे थे सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारियों की, इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि K4 का मंसूबा हो, ग्रीन लाइन का मंसूबा हो या जो फ्लाईओवर को बता रहे हैं, उनमें से कोई भी मंसूबा PTI की मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से नहीं इनिशिएट किया गया है। ये पिछली हुकूमतों के मंसूबे हैं। K4 के मंसूबे पर फेडरल गवर्नमेंट ने रिफ्यूज किया था कि 50% शेयरिंग हम नहीं करेंगे, इसलिए कि जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 25 अरब, उसका आधा देंगे, उससे ज्यादा कम नहीं देंगे। तो ये भी रिकॉर्ड की चीजें। F3 के मंसूबे में भी उन्होंने ये किया था। अच्छा, बाकी जो बातें ये कर रहे हैं, देखिए मैंने पहले भी ये बात की, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, 2001 के कानून को इस वक्त आप डिस्कस न करें, ज़ेर बहस मत लाएं। उसकी MQ ने भी मुखालफत की थी। 2001 के कानून की बुनियाद पर उन्होंने बाइकआउट किया था इंतखाबात का 2001 में। तो 2005 में वो अच्छा हो गया, फिर वो इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा ले लिया। वो कानून तो पूरे मुल्क में कहीं मौजूद नहीं है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है वो 1996 के एक्ट के तहत काम करता है। 1996 से लेके आज तक कराची वाटर बोर्ड उसी एक्ट के नीचे काम कर रहा है। 2001 में भी ये सिटी नाज़िम के पास नहीं था। चेयरमैन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसको जरूर लगा दिया था, लेकिन वाटर बोर्ड अलग अपना एक
निज़ाम था उसका चल रहा था। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो सिंध हाई कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर जो है वो केएमसी से अलग हुई है। ये पहले था 2001 में इकट्ठा हो गया, फिर चलता रहा, लेकिन कोर्ट में यही तो मसाइल है। आप नहीं समझते कि यही मसाइल है कि इदारे तकसीम हुए में, इदारों की ना कर समझ में आता है। ऐसा नहीं है ना खरीदा, ये ऐसी कोई बैठ के कह रहा था कि सब हमारे पास होने चाहिए तो आप भी चल पड़ते उसके पीछे, ऐसा नहीं है। इदारे अपने अपने कानून के मुताबिक चल रहे हैं। किसी की ख्वाहिश जरूर हो सकती है कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, लेकिन जब ये 2001 में सारे थे और 2005 में एमकेएम की हुकूमत आई तो ये रिकॉर्ड पर ये चीजें हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ कि पार्क्स हों, प्ले ग्राउंड हों, नाले हों, कब्जे हुए सारे। कराची का रेवेन्यू रिकॉर्ड तबाह हुआ है 2005 से लेकर 2010 तक के टेन्योर में। आप उन चीजों को भी तो देखें ना। आप सिर्फ ये कहते हैं कि मसले हो गए। 2006 की बारिश हुई थी, 2007 की बारिश हुई थी, 2009 की बारिश हुई थी। जो इस वक्त बारिशों में सूरत हाल हुई, इससे ज्यादा बुरा हाल था 2006 और 7 में, जब उस वक्त एक सो कॉल्ड बड़ा। सईद गनी साहब, ये बारिशें अचानक तो नहीं होती ना सईद गनी साहब, बारिशें अचानक नहीं होती। महकमा मौसमियात प्रेडिक्ट करता है, पाकिस्तान में पता है कि जून जुलाई के मौसम में सीजन आने मानसून का। एक सेकंड, कराची में हजारों इलाके, हजारों, मुझे 20 इलाके बताइए इस बारिश में जो डूबे हैं। 20 के नाम बता दीजिए। अमीन भाई बता दें। मेरा ख्याल है अगर मीडिया जो है एक नाला ओवरफ्लो हो जाए, उस नाले में खड़े हुए शख्स को दिखाते तो भाई ये भी तो देखें कि नाला ओवरफ्लो हुआ क्यों है, किसकी वजह से हुआ है। अगर एक गुलिस्तान जफर के अंदर एक शख्स पानी के अंदर खड़ा हो गया कि मेरी आबादी में इतना पानी, तो गुलिस्तान जफर आबाद किसने किया था? रेलवे ने ग्राउंड के अंदर आबाद कर दिया था, जो बिल्कुल नशेबी इलाका है। अब उसके जो इल्जाम है वो भी सिंध हुकूमत डाल दें कि पानी इतना खड़ा है। कम से कम जो मेरा ख्याल है कि जो बारिश हुई थी और ग्रीन लाइन की इसमें वजह से पूरा नॉर्थ नाजिमाबाद जो है वो डूबा। हमने तो तस्वीरें दी है, वीडियोस दी है, शेयर की सारी, कि उसकी वजह से सारा तबाही हुई है। तो ग्रीन लाइन किसने बनाया उनसे पूछिए। हर इल्जाम की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर डाल देना गलत है। नालों की सफाई केएमसी की जिम्मेदारी, केएमसी नहीं करती थी, हम पैसे देते थे, और पहली मरतबा इस मरतबा सूबाई हुकूमत ने शुरू किया, फर्स्ट टाइम हमने किया है, और इसलिए किया कि वो पहले साफ आपसे एक बात का जवाब देना चाह रहे हैं अमीन भाई। मेरा ख्याल है कि आपने बहुत ही मेरा ख्याल स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि कराची में कहाँ कौन सा इलाका पानी में डूबा था। हम खुद मुसलसल जैसे कैसे 8-8 घंटा अपने अपने इलाकों में मौजूद रहे हैं। पूरा तकरीबन एक बड़ा इलाका डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, एक बड़ा इलाका जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, एक बड़ा इलाका डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। कौन कौन सा? मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको नाम के साथ, कराची को, आप भी कराची के, मैं नाम के साथ बता रहा हूँ। देखिए, सुरजानी टाउन, औरंगी टाउन, कस्बा, मेट्रो, ये बल्दिया टाउन, इन तमाम इलाकों में ना पूरा औरंगी डूबा था, ना पूरा सुरजानी डूबा था। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। मैं तो इलाका में इलाका है सुरजानी में, वो हर साल हर बारिश मैं अर्ज कर दूँ ना। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो सूरत हाल हो, इसी तरीके से जो सेंट्रल में मेरे भाई ग्रीन लाइन की वजह से। सईद भाई, मैंने आपकी बात में नहीं कहा ना। सईद भाई, मुझे मुकम्मल करने देना। सईद भाई, आपके गुफ्तगू के दौरान मैंने बिल्कुल एक लफ्ज नहीं बोला, तो मुझे मुकम्मल कर देने दे। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के साथ साथ आप अगर तमाम देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो जाए, इवन डिस्ट्रिक्ट साउथ हो जाए, उन तमाम जगहों पर पानी घुटनों घुटनों पानी, और कई जगहों पर तो कमर कमर तक पानी मौजूद था। अगर वफाक के कहने पर एनडीएम में नहीं आती और दूसरा स्पेल जो बारिश का हुआ, तो उसमें तो कराची डूब जाता। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि किसी हद तक एनडीएमए ने आई, एनडीएमए ने काम किया, और जो टॉकिंग पॉइंट थी, उन टॉकिंग पॉइंट को थोड़ा सा जरा क्विकली, फिर मुझे आगे बढ़ना है। मैं मुकम्मल कर लूँ। एनडीएमए ने 38 में से 3 नालों की सफाई का काम अपने जिम्मे लिया, उसमें भी हम आधा काम कर चुके थे। अब आप ये कहेंगे सारा एनडीएमए की वजह से ठीक हो गया, तो ये तो बड़ी जाती है ना। नहीं, 35 सालों से हम कर रहे थे। भाई, आप कराची में रहते हैं, हम भी कराची में पैदा हुए, डायनेमिक्स तो हमें पता है ना। आपको तमाम एनडीएमए के आने से जो बेहतरी आई है कराची के, हम तो उसका शुक्र अदा करते हैं, और आज भी हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि अगर वफाक की तरफ से, एनडीएमए की तरफ से 38 नाले साफ किए जाएंगे, तो कम से कम कराची सेफर हैंड में रहेगा। हम तो आपके साथ हमेशा उम्मीद देखते हैं। भाई, एक चीज तो वाज़ेह हो गई कि कराची के लिए अगर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी मिल के बैठ जाएं, किसी एक चीज पे इत्तेफाक कर लें, तो कराची के सारे मसले, हमसे ज्यादा कराची का किसी को नहीं पता है, इनको पता है, मुझे पता है। थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ने दें। मोहम्मद जुबैर साहब से मैं के जो लोग जीत के हैं उनको भी नहीं पता है।
थोड़ा सा मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, जरा कुछ एक मिनट गरीदा जी अली नवाज गरीदा, अभी सईद गनी साहब कह रहे थे जीत गए, उनको भी नहीं पता, जिनको पता है उनके साथ देखें वो क्या जवाब दे रहे हैं। जीते कैसे उनको नहीं पता, वो जीते कैसे उनको ये नहीं पता। गवर्नमेंट है 12 साल से, आपका जो नाजिम का निजाम आया पिछले 5 साल हुए इसको आए, उससे पहले तो ऑल इन ऑल आपसे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी कराची के अंदर। आपने क्या किया? क्या 10 साल पहले जो बारिशें हुई, जो 9 साल पहले हमने आज चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरी तफसील से मीडिया को बताया कि हमने कराची में क्या क्या काम किए हैं, और जो 2009 की बारिशों के बाद गवर्नर इशरत उल इबाद साहब ने एक रिपोर्ट बनाई थी, एनईडी यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी ने उस रिपोर्ट में जो जो इलाके पॉइंट आउट किए गए थे उसमें 80% हमने ठीक कर दिए, 80% हमने ठीक किए। अभी आपने 12 साल से कराची में फैसला करें ना, कम से कम हेल्थ रिफॉर्म्स लेके आए हैं। आप 12 साल से सिंध की गवर्नमेंट के अंदर है, कौन सी हेल्थ रिफॉर्म्स? मेरे भाई सिंध में है तो सिंध में माजी के अली नवाज साहब, सईद गनी साहब, अली नवाज साहब, सईद गनी साहब, कराची का मसला कभी हल नहीं हो सकता अगर विफाक और सिंध आपस में लड़ते रहेंगे। अगर इसी तरह विफाक और सिंध लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, बहस करते रहेंगे, कराची का मसला कभी हल नहीं होगा। अली नवाज साहब मुझे इजाजत दीजिएगा। आप किस तरह की बातें करें मैम, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सईद भाई, वैसे हल की तरफ आना चाहिए। अगर आज भी हम बैठे हैं 2020 में तो कितनी शर्म की बात है, तो हमें उसके हल की तरफ आना चाहिए। आज ये साफ करने हमारी नाअहलियों की वजह से बाकी चीजें अंदर आती हैं, हम क्यों नहीं बैठ के चीजें हल करते हैं? अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं तो 140A को भी पूरी तरह अपनाए ना, फिर बताएंगे मुझे होना चाहिए। आप फिर जो कराची के आते हैं आप अली नवाज साहब, अली नवाज साहब को मेरी आवाज जा रही है? लपेट दी भाई, 140 आपने किए, 148 कौन सा हेल्थ में आप कर रहे हैं भाई, ना किया करें। अली नवाज साहब, अली नवाज साहब, जितना कराची का दर्द आपको है उससे ज्यादा नहीं तो उतना ही कम से कम सईद गनी साहब को भी है, अमीनुल हक भाई को भी है। मैं कराची में सदियों से आबाद हूँ, सदियों से। जब तक सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर नहीं बैठेंगे, ब्लेम गेम से छुटकारा नहीं पाएंगे, अमीन भाई कराची ठीक नहीं हो सकता। जुबैर साहब, मैं आपसे जरा एक सवाल करना चाहती हूँ, बड़ी देर से खामोशी से कराची की डिबेट सुन रहे हैं। जुबैर साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नवाज शरीफ के बारे में रिमार्क्स दिए हैं, बड़े हैरत अंगेज और बड़े दिलचस्प रिमार्क्स हैं। लगता है कि नवाज शरीफ की जमानत खत्म होने वाली है, नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जी एक तो वो बताकर नहीं गए अदालत को मुल्क से बाहर, उसके बाद अपनी सूरत हाल से भी अदालत को आगाह नहीं किया, ECL से नाम किसने निकाल दिया, अदालत की जो जमानत दी हुई थी वो तो खत्म हो गई। नवाज शरीफ जमानत पे हैं या मफरूर हैं? एक तो मैं डिबेट सुन नहीं रहा था, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। जब 3 लोग बोल रहे होते तो बीच में मैं तो नहीं बोल सकता था, इसलिए मैं ऐसे प्रोग्राम से फिर आते हुए फिर जाहिर है हर एक को मौका मिलना चाहिए अपनी बात करने का और सुनने का। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ के हवाले से जो आपका सवाल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, देखें उसमें जो मेन फ्रीक हैं वो मियां नवाज शरीफ हैं और पंजाब की हुकूमत है। ये जो बेल का प्रोसेस होता है ये स्टार्ट होता है जेलर के रिपोर्ट से, कि वो एक रिपोर्ट देता है और उसके बाद पंजाब की हुकूमत, चूंकि वो पंजाब में थे, पंजाब की हुकूमत ने उनको बेल अलाउ की हुई है। अब पॉइंट ये है कि पंजाब की हुकूमत पर ये भी फर्ज बनता है कि पंजाब की हुकूमत, और मेरा ख्याल है हम प्री मैच्योर ये डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सवाल ये उठाया है कि क्या मियां नवाज शरीफ इस वक्त पंजाब की हुकूमत की इजाजत से बाहर बैठे हुए या नहीं, और पंजाब की हुकूमत जब ये जवाब देगी कोर्ट में तो मेरा ख्याल है मामला सामने आएगा, क्योंकि पंजाब की हुकूमत को मेडिकल रिपोर्ट हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है कि नवाज शरीफ जमानत पे हैं, तो उसका सवाल का जवाब होगा ना, ये उन्होंने नहीं उनका सवाल ये है कि नवाज शरीफ बताएं जमानत पे हैं या मफरूर हैं, ये सवाल जस्टिस आमिर फारूक ने उठाया है। नहीं तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना, इसके 2 फरीक हैं, एक मियां नवाज शरीफ है और एक पंजाब की हुकूमत है। पंजाब की हुकूमत अगर कल जाके या परसों जाके, अब 20 तारीख को शायद रखा है वो केस, अगर ये कहते हैं कि जी हम मुतमईन नहीं है मियां नवाज शरीफ की गैर हाजिरी से और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उसको फुलफिल नहीं किया उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स के थ्रू या जो भी है। आज अभी से 2 घंटे पहले मैं एक शो में था, उसमें फयाजुल हसन चौहान साहब ने ये कहा
کہ پنجاب کی حکومت نے اس لیے فالو اپ نہیں کیا تھا، وہ کرونا وغیرہ میں لگ گئے تھے اور پوری قوم اس سے وہ نپٹ رہی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کی میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے پنجاب کی حکومت ہیز ٹو فرسٹ شو اے کنسرن اینڈ گو ٹو دا کورٹ اینڈ ٹیل کہ جی دیکھیں ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے، میاں نواز شریف فلفل نہیں کر رہے اور ہم اس کے حساب سے جواب دیں گے. تو لیٹ دا کورٹ فرسٹ. جسٹ ان کیس پنجاب کی گورنمنٹ ڈینائی کر دیتی ہے، جسٹ ان کیس پنجاب گورنمنٹ ڈینائی کر دیتی ہے آپ کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے بیل، دین نواز شریف صاحب وڈ ہیو ٹو ریٹرن ٹو دا کنٹری ایٹ اینی کاسٹ. جی ٹھیک ہے، بالکل. میں نے تبھی کہا نا ہم پری میچور ڈسکس کر رہے ہیں. لیٹ دا پنجاب گورنمنٹ کم اینڈ شو کہ اٹ ہیز ایکسپریس اٹس کنسرن کہ جی ہم نے بار بار کچھ کہا ہے، یا لاسٹ ٹائم ہم نے کب کہا تھا کہ میاں نواز شریف آپ اپنی میڈیکل رپورٹ بھیجیں اور ہم مطمئن ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ جو بہت سے ifs اینڈ بٹس ہیں، لیٹ دا پنجاب گورنمنٹ اینڈ میاں نواز شریف لائرز فائٹ اٹ آؤٹ ان دا کورٹ، اور اس کے بعد جو بھی کورٹ فیصلہ کرے گا. فیئر انف. میرے پاس پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. علی نواز صاحب، گورنمنٹ آف پنجاب، آپ کی حکومت کی وہاں پہ، آپ کی جماعت کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے، کیوں نہیں ڈیسائیڈ کر رہے، کیوں نہیں کلیئر کٹ جواب دے رہے کہ بیل دینی ہے، ایکسٹینڈ کرنی کہ نہیں کرنی؟ نہیں، ہم تو خیر بڑے کلیئرٹی کے ساتھ بتا چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب گئے کیسے، پر اصل چیز یہ نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں گورنمنٹ نہیں گئی تھی، نواز شریف صاحب اس دفعہ خود گئے ہیں. اف یو ریمبر، اگر آپ اس کے تھوڑے دیکھ لیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اس لیے سے نام وفاقی کابینہ نے نکالا ہے، ہم نے نہیں کہا تھا. بالکل فیڈرل گورنمنٹ نے نکالا ہے، بالکل آپ نے یہ بات ٹھیک کی ہے. دو کیسز لگے ہوئے تھے، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے لگا تھا، اف یو ریمبر، اور اس میں سامنے رپورٹس دیکھ کے اس وقت ہائی کورٹ سے اس نے کہا تھا کہ جو آپ کے کیس ہیں اس طرح کے نہیں ہے کہ آپ کو بات ہو جائے. اس کے بعد یہ لاہور جو ہائی کورٹ ہے اس کے اندر گئے تھے، پھر لاہور ہائی کورٹ نے یہ کیس ریفر کیا تھا کیبنٹ کی طرف کہ وہ اگر الاؤ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو ورژن بھی یاد ہوگا کہ آپ نون لیگ سے اس سے پہلے پوچھتے تھے کہ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ نے الاؤ کیا کہ کورٹ نے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں کورٹ نے الاؤ کیا. ہمارے پہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی احسان ہی نہیں ہے، انہوں نے تو کوئی ہم پہ رحم نہیں کیا تھا، انہوں نے فیڈرل کورٹ سے. اب یہ پنجاب گورنمنٹ ایکسٹینڈ کرے گی بیل کہ نہیں کرے گی؟ بالکل نہیں، میرا اپنا ورژن بالکل نہیں کرنی چاہیے. میرا بالکل اپنا ورژن ہے، یہ کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، آئی ایم ناٹ پارٹ آف کیبنٹ، بٹ میرا ایک اپنا ورژن ہے، بالکل نہیں کرنی چاہیے. اور اگر پلیٹلیٹس، اب آپ نے اگر پلیٹلیٹس کا علاج اس طرح کرنا ہے تو میرا آدھا پاکستان باہر چلا جائے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ علی نواز اوان صاحب، محمد زبیر صاحب، سعید غنی صاحب اور امین الحق بھائی. یہ تھا آج کا پروگرام، دیکھنے کا شکریہ. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.